Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to second revision class of CA Inter Audit Revision। और इस क्लास में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? इस क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इसमें से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है चैप्टर स्टूडेंट के लिए, रीजन बीइंग कि सारे के सारे पॉइंट आपको सिमिलर से लगते हैं, लेकिन हम इस क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, डिटेल में रिवाइज करेंगे। डिटेल में इन द सेंस कि हम रिवाइज करने के साथ साथ अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी लेकर भी चलेंगे। आपके इस चैनल पे इस पूरी की पूरी जो आपकी सीरीज बन रही है डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस की, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको क्लास के खत्म होने के बाद कोई भी डाउट आता है क्लास से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को मैं कहां से कराने वाली हूं? आई एम गोइंग टू यूज माई क्लास की ये जो बुक है वहां से। आप कहां से कवर कर सकते हो? आपका जहां से दिल हो आप वहां से कवर कर सकते हो, ओके। हम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 2। जैसा कि हम अपनी हर एक क्लास में करते हैं, इनफैक्ट जैसा कि हम अपनी डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस में भी करते हैं, चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। भले ही आपको आता हो ये चैप्टर, बट फिर भी आप थोड़ा सा एक वार्म अप होने के लिए हम इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि चैप्टर क्या है, चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो सर, आपके चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड हैं जो हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में मैंने इन शब्दों को लिखा है, जिस सीक्वेंस में मैंने इन शब्दों को लिखा है, आपका ऑडिटर जब ऑडिट करता है, इनफैक्ट ऑडिट को करने से पहले इन्हीं सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाता है, अपने ऑडिट प्लान को बनाता है और अपने ऑडिट प्रोग्राम को बनाता है। मतलब सबसे पहले आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को डेवलप करता है, ऑडिट स्ट्रेटजी को बेस बनाकर आपका ऑडिटर अपनी प्लान को डेवलप करता है और प्लान के बेसिस पे आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम को बनाता है। आपके इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ इन 3 ही चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऑडिट स्ट्रेटजी होती क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी में ऑडिटर डिसाइड क्या करता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर हम सीखेंगे कि ऑडिट प्लान के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू ऑडिट प्रोग्राम्स, उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आपके पूरे के पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड्स को बार बार पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितनी बार हो सके बार बार बोलूं। मैं लिखवाने की भी कोशिश करूंगी बीच बीच में, ताकि आपकी ये जो कंफ्यूजन है कि कौन से पॉइंट स्ट्रेटजी के हैं, कौन से पॉइंट प्लानिंग के हैं और कौन से पॉइंट प्रोग्राम के हैं, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा एक बार एक आइडिया ले लेते हैं कि आपका ऑडिटर प्लानिंग करता क्यों है, आपका ऑडिटर प्लानिंग क्यों करता है। तो सर, आपका ऑडिटर इसलिए प्लानिंग करता है ताकि वो अपनी ऑडिट को एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में खत्म कर सके। इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में, एक सेकेंड रुकना। आपका ऑडिटर प्लानिंग इसलिए करता है ताकि आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में खत्म कर सके, ताकि वो अपनी ऑडिट की बेटर ऑर्गेनाइजेशन कर सके, बेटर मैनेजमेंट कर सके, ताकि वो अपनी इंगेजमेंट टीम के लोगों को सिलेक्ट कर सके। कैसे होगा वो सारी चीजें हम सीखेंगे जब हम बेनिफिट्स को सीखेंगे प्लानिंग के। लेकिन आपका ऑडिटर प्लानिंग करता क्यों है? आपका ऑडिटर प्लानिंग इसलिए करता है ताकि वो अपनी ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में खत्म कर सके, अपनी इंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं, मतलब जो उसकी टीम के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी सिलेक्शन कर सके। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, उनकी डायरेक्शन भी कर सके, उनके किए हुए काम की सुपरविजन कर सके और उनके काम को रिव्यू कर सके, ठीक है। तो आपकी ऑडिट को बेटर तरीके से आपका ऑडिटर
कर सके, इसलिए आपका ऑडिटर ऑडिट प्लानिंग करता है। जब आपका ऑडिटर ऑडिट प्लानिंग करता है, प्लान बनाने से पहले, ऑडिट प्लान बनाने से पहले आपका ऑडिटर क्या बनाता है? आपका ऑडिटर बनाता है ऑडिट स्ट्रेटजी। तो प्लान बनाने से पहले ऑडिटर बनाता है ऑडिट स्ट्रेटजी, और ऑडिट स्ट्रेटजी में आपका ऑडिटर 3 चीजें बनाता है। कौन कौन सी 3 चीजें मैम? आपका ऑडिटर स्ट्रेटजी के टाइम पे डिसाइड करता है STD, मेरे साथ बोलो STD। आपका ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते टाइम क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है STD। S मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, T मतलब टाइमिंग ऑफ ऑडिट, टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट, और D मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। जब वो एक बार अपनी ऑडिट का STD डिसाइड कर लेता है, वो आगे बढ़ता है और इस STD को बेस बनाकर आपका ऑडिटर डेवलप करता है अपना ऑडिट प्लान। क्या डेवलप करता है? ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान में भी आपका ऑडिटर 3 चीजें डिसाइड करता है। कौन कौन सी 3 चीजें? आपका ऑडिटर डिसाइड करता है NTE। N का मतलब हुआ नेचर, T का मतलब हुआ टाइम, एंड E का मतलब हुआ एक्सटेंट। आपका ऑडिटर ऑडिट प्लान में डिसाइड करता है NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जब वो ऑडिट प्लान बनाता है उस टाइम पे वो ये डिसाइड करता है कि उसको किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, मतलब उसके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर कैसा होगा। सॉरी, मैंने किस टाइम पे बोला? किस नेचर के उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, मतलब किस टाइप के उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, किस टाइम पे उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। मतलब क्या उसको इन ऑडिट प्रोसीजर्स को बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट परफॉर्म करना है, या इंटरिम स्टेज ऑफ द ऑडिट परफॉर्म करना है, या एट द एंड ऑफ द ऑडिट परफॉर्म करना है। किस एक्सटेंट तक हमारे ऑडिटर को चेकिंग करनी है, ये भी आपका ऑडिटर ऑडिट प्लान बनाते टाइम डिसाइड करता है। तो जब एक बार वो अपना ऑडिट प्लान बना लेता है, आगे जाके वो क्या डेवलप करता है? आगे जाके डेवलप करता है वो आपका ऑडिट प्रोग्राम। क्या डेवलप करता है? ऑडिट प्रोग्राम। और ऑडिट प्रोग्राम में वो ये डिसाइड करता है कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। यहां पे वो लिस्ट डाउन करता है कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। यहां पे वो एक सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लिखता है, जिसको परफॉर्म करके आपका ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, तो मेरे साथ दोबारा से बोलो, आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही यही है कि आपका ऑडिटर स्ट्रेटजी में क्या बनाता है, आपका ऑडिटर प्लान में क्या डिसाइड करता है, और ऑडिट प्रोग्राम में क्या बनाता है। ठीक है, तो सर आपका ऑडिटर सबसे पहले क्या बनाएगा? मेरे साथ बोलो कि सबसे पहले क्या बनाएगा? वेरी गुड, सबसे पहले बनाएगा आपका ऑडिटर स्ट्रेटजी। क्या बनाएगा? ऑडिट स्ट्रेटजी। अब मुझे ये बताओ कि जब आपका ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा, उसमें वो 3 चीजें कौन सी डिसाइड करेगा? जल्दी बताओ, 3 चीजें कौन सी डिसाइड करेगा? तो आपने बोला मैम वो डिसाइड करेगा 3 चीजें STD। क्या डिसाइड करेगा? STD। ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या डिसाइड करेगा? STD। मतलब वो डिसाइड करेगा कि मेरी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, मेरी ऑडिट की टाइमिंग्स क्या होंगी, मतलब मुझे किस टाइम पे रिपोर्ट देनी है, ETC। हम इन सारी चीजों को जब चैप्टर में जाएंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं ताकि आपको एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए चैप्टर की। ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रेटजी में ऑडिटर क्या डिसाइड करता है? ऑडिट स्ट्रेटजी में आपका ऑडिटर डिसाइड करता है STD ऑफ ऑडिट, मतलब उसकी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, उसकी ऑडिट की टाइमिंग्स क्या होंगी, मतलब उसको किस टाइम पे रिपोर्ट देनी है, किस टाइम पे मीटिंग्स बुलानी है, किस टाइम पे उसको TCWG के साथ कम्युनिकेट करना है, ETC। ठीक है, D मतलब आती है आपकी डायरेक्शन, जहां पे वो अपनी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स की डायरेक्शन कैसे करेगा, उनके काम की सुपरविजन कैसे करेगा, ये डिसाइड करता है। जब आपका ऑडिटर एक बार ऑडिट स्ट्रेटजी बना लेगा, उसके बाद वो क्या बनाएगा? ऑडिट प्लान। वेरी गुड। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं, मैं चाहती हूं कि आपके दिमाग में ये वर्ड्स जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो बैठ जाए। ठीक है, आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क इस चैप्टर का वो बैठ जाए, ताकि जब आप चैप्टर में एक्चुअल में जाओ रिवाइज करने के लिए, आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगे।
ऑडिट प्लान में ऑडिटर क्या बनाता है? ऑडिट प्लान में ऑडिटर 3 चीजें डिसाइड करता है। कौन कौन सी? एक, नेचर क्या होगा उसके ऑडिट प्रोसीजर्स का, दूसरी टाइमिंग्स क्या होगी उसके ऑडिट प्रोसीजर की, और तीसरी एक्सटेंट क्या होगा उसके ऑडिट प्रोसीजर का, मतलब किस हद तक उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस एक्सटेंट तक जाके उसको चेकिंग करनी है। उसके बाद वो बनाएगा अपना ऑडिट प्रोग्राम, और ऑडिट प्रोग्राम में वो डिसाइड करता है अपने सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब अपने एक एक काम को वो लिस्ट डाउन करता है रिटर्न फॉर्म में, जहां पे वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ यही 3 वर्ड्स सीखने हैं कि आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑडिट प्लान क्या होता है, एंड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले ऑडिटर क्या बनाएगा? आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी, उसको बेस बना के क्या बनाएगा? आपका ऑडिटर बनाएगा अपना ऑडिट प्लान, और फिर बनाएगा वो ऑडिट प्रोग्राम। ये आपके चैप्टर का नाम है। हाँ, एक बात, प्लानिंग ऑफ ऑडिट में क्या चीजें आती हैं? जब मैं कह रही हूं कि ऑडिटर अपनी ऑडिट को प्लान कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट का मतलब हुआ ऑडिटर 2 चीजें बनाएगा, एक अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी और एक अपना ऑडिट प्लान। एक अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी और एक अपना ऑडिट प्लान, और इन दोनों वर्ड्स को कंसोलिडेट करके मैं कहती हूं कि ऑडिटर क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है अपनी ऑडिट की। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लानिंग? अभी मैंने बताया कि जब भी मैं बोलूंगी कि प्लानिंग एंड ऑडिट, उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होंगी। कौन सा? सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाना, सबसे पहले क्या बनाना? ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाना, और उसके बाद उसको बेस बनाकर अपने ऑडिट प्लान को डेवलप करना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि ऑडिटर प्लानिंग करता क्यों है? अभी मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि ऑडिटर इसलिए प्लानिंग करता है ताकि वो अपनी ऑडिट को इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली वे पे खत्म कर सके। ऑडिटर प्लानिंग करने से पहले ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? ऑडिटर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिस क्लाइंट की वो प्लानिंग कर रहा है उस क्लाइंट का बिजनेस कैसा है। वो बिना बिजनेस को अंडरस्टैंड करे, बिना अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करे, बिना अपने क्लाइंट के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करे, वो कभी भी प्लानिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इसको एग्जाम में याद करके जाना है, तो आंसर इज नो। सिर्फ आप रीड करके चले जाओ। कोई आपसे एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिफाइन ऑडिट प्लानिंग। इसको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। आपको एक बार समझ में आ गया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। मूविंग फॉरवर्ड, आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं। क्या आता है कि जब आपका ऑडिटर प्लान करेगा तो प्लानिंग की कवरेज कौन कौन सी चीजें प्लानिंग की कवरेज में आएंगी। इस क्वेश्चन को आप लर्न करोगे। अब मेरी बात सुनो और यहां पे आओ। क्या मैम? जब आपका ऑडिटर क्या बनाएगा? प्लान। उस टाइम पे सबसे पहले ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑडिटर क्या अंडरस्टैंड करेगा? ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा अपने क्लाइंट के बिजनेस को। क्या अंडरस्टैंड करेगा? क्लाइंट के बिजनेस को, उसके इन्वायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को, उसके अकाउंटिंग सिस्टम को। क्योंकि आपके ऑडिटर को ऑडिट करनी है, और ऑडिट करने के लिए वो क्या बना रहा है? ऑडिट करने के लिए वो प्लान बना रहा है, और प्लान बनाने से पहले उसको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिस एंटिटी की ऑडिट मैं करने जा रहा हूं, जिस क्लाइंट की मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, उस क्लाइंट का बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, उस क्लाइंट ने अपनी एंटिटी में किस टाइप के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं, किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम्स लगाए हैं। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। जब उसने एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, उसके बाद वो क्या करेगा? वो ये डिसाइड करेगा कि उसको कितना एक्सटेंट तक भरोसा करना है, मतलब कि उसको कितने एक्सटेंट तक रिलायंस करना है इन इंटरनल कंट्रोल्स पे। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने एंटिटी को समझा, उसके एनवायरनमेंट को समझा, वहां पे लगे हुए अकाउंटिंग सिस्टम्स को समझा, इंटरनल कंट्रोल्स को समझा। जब उसने एक बार ये अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके बाद वो ये डिसाइड करेगा कि एंटिटी के इन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर उसको कितना भरोसा करना है। थर्ड पॉइंट आता है सर कि आपका ऑडिटर जब ऑडिट प्लान बनाएगा, एक बार उसने जब ये डिसाइड कर लिया कि उसको रिलायंस कितना करना है, वो करेगा अपना एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड। ये अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपके ऑडिट प्लान को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आपका ऑडिटर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है आपका ऑडिटर कोऑर्डिनेशन भी करेगा। आपका जो ऑडिट प्लान होता है वो कोऑर्डिनेशन में
में भी हेल्प करता है। कैसे? कई बार आपका ऑडिटर ऑडिट एक्सपर्ट को यूज करना चाहता है अपनी ऑडिट के लिए, तो वो प्लानिंग स्टेज पे ही डिसाइड कर लेता है कि क्या उसको अपनी ऑडिट के लिए ऑडिट एक्सपर्ट को यूज करना है या नहीं करना है। ये वही ऑडिट एक्सपर्ट है जो ऐसे 620 में आता है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑडिटर आपकी एंटिटी के कंपोनेंट के ऑडिटर के काम को यूज करना चाहे, तो उस केस में भी उनके ऑडिटर के काम के और आपके काम की कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे आऊं कि आपका ऑडिटर जब प्लान बनाएगा तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेगा, मैं बहुत कम कोशिश करती हूं कि मैं रट्टा मरवाऊं, बहुत कम कोशिश करती हूं कि मैं निमोनिक बनवाऊं। उसका सिंपल सा रीजन है, मैं समझाने पे आई मेनली फोकस कि मैं चीजों को समझाऊं ताकि आपको एक फ्लो याद हो, आपको रीजन पता लगे कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं। राइट, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग की कवरेज में हमारा ऑडिटर क्या क्या चीजों को कवर करेगा। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर क्या करेगा, आपका ऑडिटर नॉलेज एक्वायर करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, किसकी? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम्स की, उसकी पॉलिसीज की और उसके इंटरनल कंट्रोल्स की। जब वो एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेगा, उसके बाद वो ये देखेगा कि मुझे किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक रिलायंस प्लेस करना है, भरोसा दिखाना है इन इंटरनल कंट्रोल्स पे। जब वो एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एंटिटी के किस एरिया में इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, एंटिटी के किस एरिया में इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, एंटिटी के किस एरिया में इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। तो अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो आगे बढ़ेगा और ये डिसाइड करेगा कि उसको कितना रिलायंस प्लेस करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। उसके बाद वो क्या डिसाइड करेगा, अपनी एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी उसके ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऐसे 330 में आते हैं, वो डिसाइड करेगा कि उनका नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या होगा। उसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेशन करेगा ऑफ द वर्क विच इज टू बी परफॉर्म्ड। तो ये आपके मोस्टली क्या आते हैं, पॉइंट आते हैं ऑडिट की कवरेज में, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद करो। बहुत इजी है। इजी कैसे है देखो, पहले 2 पॉइंट तो आपके ऐसे 315 के बन गए कि उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की और उस पे उसके अकाउंटिंग सिस्टम की। दूसरा पॉइंट बना कि उसको कितना भरोसा दिखाना है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, उसने ये डिसाइड किया। तीसरा पॉइंट आपका आ गया ऐसे 330 का कि जब एक बार वो ये डिसाइड कर लेगा कि उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके, अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करके कि किस एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है, तो वो अपना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर पाएगा। तो यही आपका अगला पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन कवर होता है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्लान में कौन कौन सी चीजों को कवर करेगा, कौन कौन सी चीजों को कवर करेगा। फिर आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेनिफिट क्या है ऑडिट प्लानिंग के। तो सर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जब आपका ऑडिटर प्लान बनाता है, प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट, टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। मेरी बात सुनो, कैसे कैसे हेल्प करती? जब आपका ऑडिटर, सबसे पहले हमने क्या बोला कि आपका ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, एंटिटी को समझता है, उसकी एनवायरमेंट को समझता है, अकाउंटिंग सिस्टम को समझता है, इंटरनल कंट्रोल को समझता है। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरी एंटिटी के किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, मेरी एंटिटी के किस एरिया में रिस्क कम है, किस एरिया में रिस्क ज्यादा है। जब वो एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेता है और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जब वो अपना प्लान बना लेता है और प्लानिंग करने के बाद जब वो ऑडिट को शुरू करने लगता है, तो जब उसको प्लानिंग के टाइम पे एंटिटी की जिस एरिया में रिस्क ज्यादा मिला था उस एरिया पे वो ज्यादा फोकस करेगा। तो प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है कि जो भी ऑडिट के टाइम उसको प्रॉब्लम मिलेंगी, उन पोटेंशियल प्रॉब्लम को वो टाइमली बेसिस पे सॉल्व कर पाए, उन पोटेंशियल प्रॉब्लम को आपका ऑडिटर टाइमली बेसिस पे सॉल्व कर पाए। तीसरा बेनिफिट क्या हुआ, आपकी प्लानिंग आपके ऑडिटर को बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट में हेल्प करती है। अब इसमें तो कोई भी समझाने वाला पॉइंट नहीं है कि आप जब भी प्लानिंग करके कोई काम करते हो, प्लानिंग करके आप एग्जीक्यूशन करते हो, तो आप हमेशा उस काम को अच्छे वे से कर पाते हो। इन द सेम वे जब आपका ऑडिटर ऑडिट प्लान बनाता है, उसको प्लान बनाने के बाद, प्रोग्राम बनाने के बाद जब उसको एग्जीक्यूट करने जाता है, तो वो एक बेटर वे से, एक इफेक्टिव वे से, एक
एफिशिएंट वे से अपनी ऑडिट को कर पाता है। तो ये पॉइंट यही है कि प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से वो अपनी ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट कर पाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगले जो 2 पॉइंट आएंगे वो आएंगे आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के। किसके? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के। प्लानिंग हेल्प करती है आपके ऑडिटर को इन द सिलेक्शंस ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। कैसे? मैंने क्या बोला आपको, पहले पॉइंट से आप इसको रिलेट करो कि ऑडिटर सबसे पहले जब प्लान बनाता है तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, वो एक रिस्क की असेसमेंट करता है कि एंटिटी के किस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। जब वो एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि एंटिटी के किस एरिया में रिस्क कम है, किस एरिया में रिस्क ज्यादा है। तो उस हिसाब से एंटिटी के रिस्क की असेसमेंट करके वो अपनी एंगेजमेंट टीम के लोगों को सिलेक्ट करेगा। वो ये देखेगा कि मुझे किस में किस टाइप के एंगेजमेंट टीम के लोग लगाने हैं, मेरे पास किस टाइप के एंगेजमेंट टीम के लोग होने चाहिए, मतलब कि उनकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनका एक्सपर्टीज क्या होना चाहिए। तो प्लानिंग किस में हेल्प करती है? आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को सिलेक्शन करने में हेल्प करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लानिंग की हेल्प से आपका ऑडिटर आपकी एंगेजमेंट टीम के जो मेंबर हैं, जो आपकी एंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं, उनके काम को डायरेक्ट कर पाता है, उनके काम को सुपरवाइज कर पाता है और उनके किए हुए काम को रिव्यू भी कर पाता है। फिर कहता है कि प्लानिंग जहां पे भी एप्लीकेबल होगा वहां पे कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में हेल्प करती है, जहां पे आपके ऑडिटर एक्सपर्ट का काम आता है या कंपोनेंट ऑफ ऑडिटर का काम आता है। तो फटाफट मुझे दोबारा से एक बार बता दो कि प्लानिंग के बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो आपने मुझे सबसे पहले बोला कि प्लानिंग का सबसे पहला बेनिफिट है कि प्लानिंग की वजह से जो हमारा ऑडिटर है वो एंटिटी के इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस कर पाता है। दूसरा आपने बोला कि इंपॉर्टेंट एरियाज को ऑफ ऑडिट अगर उसको पहले से ही पता है तो जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम आएंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मेरा ऑडिटर उन पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है इन दी बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से आपकी ऑडिट एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में खत्म होती है। अगले 2 पॉइंट हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के। क्या? कि प्लानिंग हेल्प करती है आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स की सिलेक्शन में और उनके किए हुए काम की डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करने में। और लास्ट पॉइंट आता है कि प्लानिंग आपकी कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क में भी हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क विच इज डन बाय ऑडिटर एक्सपर्ट और कंपोनेंट का ऑडिटर। तो ये 6 बेनिफिट्स हैं जो आपके ऑडिटर को मिलते हैं अगर वो अपनी ऑडिट की प्लानिंग करता है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यहां से आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी शुरू होती है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले ऑडिट स्ट्रेटजी को उठाएंगे, ठीक है। फिर ऑडिट स्ट्रेटजी को समझेंगे कि ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता कैसे है, उसको बनाने के बेनिफिट को समझेंगे। उसके बाद हम प्लान पे जाएंगे, ऑडिट प्लान कैसे डेवलप होता है, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि ऑडिट स्ट्रेटजी बना के ऑडिटर क्या डिसाइड करता है। ऑडिट स्ट्रेटजी बना के आपका ऑडिटर डिसाइड करता है एसटीडी ऑफ द ऑडिट। यहां पे यही लिखा है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर को हेल्प करती है टू सेट आउट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, जो अल्टीमेटली गाइड करती है, मतलब जो अल्टीमेटली बेस बनता है किसका, डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। फिर जब आपका ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है उस टाइम ऑडिटर इन सारे मैटर्स को कंसीडर करता है। क्या? आपका ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि उसको एंटिटी के ये वाले पॉइंट आपके बेनिफिट से रिलेटेड हैं, हम इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देंगे और इसको आप लर्न करोगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है कि जब आपका ऑडिटर स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसको किन चीजों को कंसीडर करता है, मतलब किन चीजों को ध्यान में रख के वो स्ट्रेटजी बनाता है। तो सर आपका ऑडिटर ये देखता है सबसे पहले कि उसको एंटिटी के अपने किस एरिया में किस रिसोर्स को डालना है, मतलब अपने एंगेजमेंट टीम के किस मेंबर को एंटिटी के किस एरिया में डालना है। कैसे डिसाइड करेगा वो? जब उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी होगी तो उसको पता लग गया होगा कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है। तो जिस एरिया में ज्यादा रिस्क होगा वहां पे वो अपने क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट को डालेगा, ठीक है। फिर वो ये भी डिसाइड करता है कि एंटिटी के किस एरिया में उसको कितने लोगों को डालना है। जिस एरिया में ज्यादा काम होगा उस एरिया में वो ज्यादा ऑडिट एंगेजमेंट टीम के लोगों को डालेगा। वो ये भी डिसाइड करता है कि उसको किस टाइम पे, किस स्टेज ऑफ ऑडिट में इन लोगों को डालना है। उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन, उनकी सुपरविजन और उनके किए हुए काम का रिव्यू
वो लेता है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी इन सारी चीजों में हेल्प करती है। ये जो पॉइंट बोले ना ऊपर की कंसीडर करता है, यही पॉइंट आपके बेनिफिट्स के पॉइंट बनते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये इंस्टीट्यूट के बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए ये मटेरियल में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको छाप दिया, लिखा भी गया छाप दिया। यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि वो किन किन मैटर्स को कंसीडर करेगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑडिट स्ट्रेटजी के, तो आपको ये लर्न करना है। आप इसको एक बार रीडिंग दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको सिर्फ बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी है जो आपको क्या करना है, याद करना है। और बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी को आप मेरे साथ कैसे याद करोगे, इधर आ जाओ। आप मेरे साथ पहले 4 वर्ड्स याद करो। कौन कौन से? क्वालिटेटिव रिसोर्सेस, बोलो मेरे साथ, क्वालिटेटिव रिसोर्सेज पहला बेनिफिट है, क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा बेनिफिट है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये मत सोचो कि सेंस नहीं बन रही है, अभी के लिए सिर्फ बोलो कि पहला बेनिफिट क्या है, क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, दूसरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा बेनिफिट है आपका टाइमिंग्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं? देखो, ऑडिट स्ट्रेटजी आपके ऑडिटर को हेल्प करती है ये डिसीजन लेने में कि उसको किस टाइप के रिसोर्सेज को किस एरिया में इंप्लॉय करना है। मतलब आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया कि ऑडिटर जब रिस्क की असेसमेंट करता है, जब उसको ये पता लग जाता है कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है, उस रिस्क के बेसिस पे वो जो उसके क्वालिफाइड ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, जो उसके एक्सपीरियंस्ड ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, उनको वो हाई रिस्की एरियाज में डाल देता है। और जो उसके थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, उनको वो कहां पे डालता है, जहां पे रिस्क कम होता है। तो आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, राइट। दूसरा बेनिफिट है कि आपकी ऑडिट हेल्प करती है इन द एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि मुझे एंटिटी के किस एरिया में कितनी क्वांटिटी डालनी है अपने रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स, कि मुझे अपनी एंटिटी के किस एरिया में कितने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, कितनी उनकी एलोकेशन कैसे करनी है। ये डिसीजन लेने में भी आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी आपके ऑडिटर को हेल्प करती है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंट, कि किस एरिया में मुझे कितने इंगेजमेंट टीम के लोग लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन्वेंटरी की काउंटिंग कर रहा हूं तो इन्वेंटरी की काउंटिंग में मुझे कितने इंगेजमेंट टीम के लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, दूसरी हेल्प करती है एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा हेल्प करती है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि मुझे इन रिसोर्सेज को किस टाइम पे डिप्लॉय करना है, किस टाइम पे मुझे ये अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। मतलब कि किस टाइम पे मुझे अपने इंगेजमेंट टीम के लोगों को ऑडिट पे लगाना है। क्या मुझे बिगिनिंग ऑफ ऑडिट पे लगाना है, या इंटरिम स्टेज पे लगाना है, या एट द एंड ऑफ ऑडिट पे लगाना है। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट बेनिफिट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी, अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था कि ऑडिट स्ट्रेटजी STD में हेल्प करती है। तो डी क्या था, डायरेक्शन। ये वही पॉइंट है कि ऑडिट स्ट्रेटजी आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करती है। मतलब आपके इंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं उनकी डायरेक्शन में, उनके किए हुए काम की सुपरविजन और उनके किए हुए काम को रिव्यू करने में हेल्प करती है। तो ये आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी के बेनिफिट है। दोबारा से एक बार बता दोगे क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या था, एलोकेशन। पहला बेनिफिट क्या था, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। दूसरा बेनिफिट क्या था, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटिव रिसोर्सेज। तीसरा बेनिफिट क्या था, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूं। तीसरा बेनिफिट क्या था, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और फोर्थ क्या था, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक सेकेंड रुकना यार, आई हैव टू टर्न ऑन द AC। बारिश हो रही है, AC नहीं चलाओ तो गर्मी लगती है और AC चलाओ तो ठंड लगती है। रुको एक सेकेंड। ओके,
समझ में आया बेनिफिट। अब हम बनाएंगे ऑडिट स्ट्रेटजी। अगला टॉपिक क्या आता है आपका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, कि जब आपका ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ। एस्टैब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप इसको वैसे ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप मेरे साथ जब जिस तरीके से मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट समझाऊंगी उस तरीके से अगर आप ऑडिट स्ट्रेटजी को समझोगे तो आप साथ में 3 क्वेश्चन कवर करोगे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन, एक तो आप ये 5 पॉइंट कवर कर जाओगे कि आपका ऑडिटर किन किन चीजों को कंसिडर करता है जब वो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है। उसके साथ साथ ये आपके एग्जांपल्स हैं जो आप कवर करोगे कि कौन कौन से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट के एग्जांपल्स हैं और कौन कौन से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के ऑफ द एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। आपको ये पूरा टॉपिक मैं सिर्फ एक इस चार्ट में कवर करा दूंगी। कौन कौन सा, अब मेरे साथ रहो। टॉपिक क्या है आपका कि आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश कैसे करता है। ठीक है, आपका ऑडिटर आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश कैसे करता है। तो क्या है आपका टॉपिक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। आप मुझे अभी बताओ, अभी अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, अब आप मुझे ये बताओ कि आप ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हो तब, तो स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे आप क्या बनाते हो, क्या डिसाइड करते हो, वो 3 चीजें कौन सी है। तो आपने मुझे बोला कि हम स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे 3 चीजें डिसाइड करते हैं, अपनी ऑडिट का स्कोप, उसकी टाइमिंग और उसकी डायरेक्शन। क्या क्या डिसाइड करते हो, मेरी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट, ये डिसाइड करते हो। यस मैम। तो जब आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट का स्कोप डिसाइड करेगा उस टाइम पे वो स्कोप को डिसाइड करने के लिए आपकी चेक करता है, कंसिडर करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, तो सबसे पहला पॉइंट जब आपका ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा वो क्या चेक करेगा कि मेरी एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ताकि वो क्या डिसाइड कर सके, ताकि वो अपने स्कोप को सेट कर सके। तो आप ये ध्यान में रखना कि ऑडिटर अपनी स्ट्रेटजी में क्या 3 चीजें डिसाइड करता है। वो अपनी स्ट्रेटजी में 3 चीजें कौन सी सेट करता है, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। तो जब आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाने के लिए बैठेगा, एस्टैब्लिश करने के लिए बैठेगा, उस टाइम पे सबसे पहले क्या कंसिडर करेगा कि मेरी एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ताकि वो अपनी ऑडिट का क्या डिसाइड कर पाए, स्कोप डिसाइड कर पाए। तो ऑडिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट के 3 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले वो ये देखेगा कि मेरी ऑडिट की कवरेज में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। मतलब कि जब मेरे क्लाइंट ने मुझे हायर किया ऑडिट करने के लिए तो उसने मुझे कितनी लोकेशन, मतलब कितनी नंबर ऑफ लोकेशन के लिए हायर किया है और किस किस कंपोनेंट की ऑडिट करने के लिए हायर किया है। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करेगा वो ये देखेगा कि उसकी ऑडिट की कवरेज में कौन से पॉइंट आएंगे। उसके बाद वो ये देखेगा कि जिस बिजनेस सेगमेंट की वो ऑडिट कर रहा है, जिस बिजनेस सेगमेंट की वो ऑडिट कर रहा है, क्या उसको उस बिजनेस सेगमेंट की ऑडिट करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत तो नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको रिलायंस पेट्रोकेमिकल ने अपॉइंट किया है अपना ऑडिटर, तो उस केस में क्या आपको पहले से उसकी केमिकल की नॉलेज है या नहीं है, या आपको, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स में जो इन्वेंट्री होगी वो एक अलग टाइप की इन्वेंट्री होगी, जो रॉ मटेरियल होंगे वो एक डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स होंगे एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो उस केस में आपके ऑडिटर को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आपका ऑडिटर जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को समझ रहा होगा उस टाइम पे ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि जिस बिजनेस सेगमेंट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है ऑडिट करने के लिए, क्या उस बिजनेस सेगमेंट की ऑडिट करने के लिए उसको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है कि जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट वो ये कंसीडर करेगा कि जो उसको ऑडिट एविडेंसेस अपनी प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट से मिले थे, मतलब हो सकता है कि आप लास्ट ईयर भी आप ही ऑडिटर थे और लास्ट ईयर भी आपने ही ऑडिट करी थी, तो उस टाइम पे भी आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे होंगे, उस टाइम पे भी आपने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक रिलायंस प्लेस किया होगा। तो ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर ये कंसीडर करेगा कि जो ऑडिट एविडेंसेस उसको लास्ट ईयर की ऑडिट में मिले थे, कि क्या उस ऑडिट एविडेंसेस को आपका ऑडिटर इस साल की ऑडिट में यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, या करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो अगर हम आपके नोट्स में आए तो एस्टैब्लिश करेगा जब आपका ऑडिटर अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर किन पॉइंट्स को कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो क्या आइडेंटिफाई करेगा वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। क्यों आइडेंटिफाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, ताकि वो अपने स्कोप को डिसाइड कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को डिफाइन करके, उनको आइडेंटिफाई करके वो अपने स्कोप को डिसाइड करेगा।
आपके क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट के, वो यहाँ पे है। इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम्पल्स के ऊपर। कौन कौन सी चीजें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट का हिस्सा बनती है। नंबर 1, आपकी ऑडिट की एक्सपेक्टेड कवरेज क्या है, इंक्लूडिंग मतलब आपके ऑडिटर को कितनी नंबर ऑफ कंपोनेंट की ऑडिट करनी है और किस किस लोकेशन ऑफ कंपोनेंट की ऑडिट करनी है। नंबर 2, किस टाइप का बिजनेस सेगमेंट की ऑडिट करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया है और क्या आपको उस बिजनेस सेगमेंट की ऑडिट करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है कि नहीं है। तीसरा, क्या आपके ऑडिटर को जो भी पिछले साल में ऑडिट एविडेंसेस मिले होंगे, आपका ऑडिटर इस साल की ऑडिट में उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूं ताकि आपको ये पॉइंट दिमाग में बैठ जाए कि सबसे पहले आपका ऑडिटर जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करेगा तो वो क्या देखेगा कि वो देखेगा कि मेरी ऑडिट एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ताकि मैं अपने स्कोप को डिसाइड कर सकूं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि ऑडिटर जब अपनी स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है तो वो क्या बनाता है, वो डिसाइड करता है अपना टी। क्या डिसाइड करता है, टी। तो उसको अपनी ऑडिट की टाइमिंग को डिसाइड करने के लिए क्या पता होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑडिटर क्या असर्टेन करेगा, अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स की, उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ताकि वो अपनी ऑडिट की टाइमिंग को प्लान कर सके, अपनी ऑडिट की टाइमिंग को प्लान कर सके। और आपकी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो एंटिटी का टाइम टेबल क्या है, आपकी एंटिटी का टाइम टेबल क्या है, किसका, रिपोर्टिंग का। आपकी एंटिटी की रिपोर्टिंग का टाइम टेबल क्या है, मतलब क्या आपकी एंटिटी को हमें इंटरिम रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी या सिर्फ एक एंड रिपोर्ट दे देंगे, मतलब जब भी ऑडिट खत्म होगी ऑडिट के एंड में हम एक रिपोर्ट दे देंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो जब ऑडिटर अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा उस टाइम पर वो देखेगा कि एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का। उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि उसको अपनी डिस्कशन करनी है, जो भी उसकी ऑडिट की फाइंडिंग्स होगी उसकी डिस्कशन की टाइमिंग्स क्या होंगी, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। सो व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, वो भी इसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनेगा। उसके साथ साथ अगर आपके ऑडिटर को कोई भी कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, अपनी टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ, तो वो किस टाइम पे मीटिंग बुलाएगा, तो वो भी आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको समझाऊं तो आपका ऑडिटर जब ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करेगा, स्कोप को डिसाइड करने के बाद जब वो अपनी टाइमिंग को डिसाइड करेगा तो वो क्या कंसिडर करेगा, वो असर्टेन करेगा कि मेरी जो एंगेजमेंट है उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल हैं आपके 1, 2, 3, 4, कौन कौन से। सबसे पहले वो देखेगा कि मेरी एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, मतलब क्या मेरी एंटिटी इंटरिम स्टेज पे भी रिपोर्ट मांगती है या सिर्फ उसको फाइनल स्टेज पे मुझे ऑडिट रिपोर्ट देनी है। दूसरी, ऑर्गेनाइजेशन मैं किस टाइम पे मीटिंग्स बुला सकता हूं, किसकी, मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की, ताकि मैं अपने काम की, अपने ऑडिट वर्क की नेचर, टाइम और एक्सटेंट उनको बताऊं। तीसरा, मैं किस टाइम पे मीटिंग बुलाऊं, किस टाइम पे मैं डिस्कशन करूंगा अपनी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ और किस फॉर्म में वो मीटिंग होगी, मतलब रिटर्न में होगी, ओरल में होगी, किस टाइम पे होगी और इन रिलेशन टू कि मुझे उसको किस टाइप की रिपोर्ट देनी है। और मैं कैसे डिस्कशन करूंगा अपनी मैनेजमेंट और अपनी टीसीडब्ल्यूजी के साथ इन रिलेशन टू जो भी मेरी ऑडिट की फाइंडिंग्स होंगी। तो ये सारी की सारी आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनती है। तो ऑडिटर ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया, स्कोप को डिसाइड करने के लिए उसने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट के हमने 3 एग्जांपल देखे। फिर उसने डिसाइड किया कि मेरी ऑडिट का क्या होगा, मेरी टाइमिंग्स क्या होंगी ऑडिट को। टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट को डिसाइड करने के लिए उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या असर्टेन किया, अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को, और उसमें हमने 5 पॉइंट देखे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके डायरेक्शंस के पॉइंट कि आपका ऑडिटर ये देखेगा कि जो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लगता है कि मुझे कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अपनी एंगेजमेंट टीम को बताने चाहिए, जिस पॉइंट को मुझे ध्यान में रखकर मुझे अपनी एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को गाइड करना चाहिए, तो वो भी आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो ये कहां पे आ गया, डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि ऑडिटर उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के एफर्ट्स।
राइट फिर वो ये भी कंसिडर करेगा कि जो उसने प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी उसका क्या रिजल्ट है, उसको भी वो अपनी ऑडिट इंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं उनकी डायरेक्शन में वो यूज करेगा। एंड वो डिसाइड करेगा एनटीई क्या होगा मेरे रिसोर्सेज का, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, वो भी आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा। तो आपका क्वेश्चन दोबारा से मैं बता देती हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे आ सकता है। देखो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। जो हमारा लर्नर्स बैच में है उसमें तो हम इतनी बार करते हैं, लिख के करते हैं कि आपको याद हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो जब आपका ऑडिटर एस्टैब्लिश करता है क्या ऑडिट स्ट्रेटजी, क्या एस्टैब्लिश करेगा, जब आपका ऑडिटर बनाता है ऑडिट स्ट्रेटजी उस टाइम पे ऑडिटर क्या डिसाइड करता है, एसटीडी। ये तो कितनी बार मैं बता चुकी, क्या डिसाइड करता है, एसटीडी। तो जब वो स्कोप को डिसाइड करेगा तो वो क्या कंसिडर करेगा, वेरी गुड, वो कंसिडर करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में मैंने बोला कि आपके 3 पॉइंट मुझे बता दो कौन कौन से। आप सबसे पहला पॉइंट है कि वो ये देखेगा कि उसकी ऑडिट की कवरेज में क्या आता है। फिर वो ये देखेगा कि क्या उसको जिस बिजनेस सेगमेंट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है उसको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद वो देखेगा कि जो उसको लास्ट ईयर के ऑडिट एविडेंसेस मिले थे उसको इस साल में उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज करना है या नहीं करना है। जब वो टाइमिंग ऑफ ऑडिट को डिसाइड करेगा तो सबसे पहले वो असर्टेन करेगा अपनी एंटिटी के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखे टोटल 5 पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देखा कि वो ये असर्टेन करेगा कि मेरी एंटिटी का टाइम टेबल क्या होगा, मेरी एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, क्या उसको इंटरिम स्टेज पे रिपोर्ट चाहिए, क्या उसको एंड में रिपोर्ट चाहिए, तो मेरी एंटिटी की रिपोर्टिंग का टाइम टेबल क्या है। दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे उसने देखा कि मैं किस टाइम पे एक मीटिंग बुला सकता हूं टीसीडब्ल्यूजी के साथ और मेरी मैनेजमेंट के साथ, और उस मीटिंग में मैं क्या बता दूंगा उन्हें, एनटीई ऑफ मेरे ऑडिट वर्क, कि मेरे ऑडिट के काम का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या है। उसके बाद वो ये भी डिसाइड करेगा कि मैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन कब कर सकता हूं, कैसे करूंगा, इन रिलेशन टू द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्टिंग। और ये रिपोर्ट कैसी होगी, ओरल होगी, रिटर्न होगी, कैसी होगी। उसके साथ साथ जो भी मेरी ऑडिट की फाइंडिंग्स होंगी उनकी कम्युनिकेशन मैं कैसे करूंगा टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ, उसकी डिस्कशन कैसे करूंगा टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ। तो आपके ऑडिटर ने जब अपनी टाइमिंग को डिसाइड किया ऑडिट स्ट्रेटजी की, उस टाइम पे उसने क्या देखे कि उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, और ये आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं। जब वो अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करेगा अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी के डायरेक्शन को, तो वो क्या किन चीजों को कंसीडर करेगा, वो 3 चीजों को देखेगा। नंबर 1, कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे मैटर हैं जो उसको लगते हैं कि इस मैटर्स की तरफ आपकी इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करना चाहिए, मतलब आपकी इंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए इन रिलेशन टू दिस मैटर्स, उनको कंसिडर करेगा। फिर वो देखेगा कि जो उसकी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज है उनका रिजल्ट क्या है, और उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि उसका एनटीई ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा। तो ये आपके डायरेक्शन में तीनों पॉइंट रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 5 के 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं कि आपका ऑडिटर जब स्ट्रेटजी बनाएगा तो वो कैसे उस स्ट्रेटजी को बनाएगा। अगर आप इनको याद करने बैठते हो, रट्टा मारने बैठते हो, तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैंने आपको इन पॉइंट्स को बार बार लिंकिंग के साथ समझाया है कि ये पॉइंट किस कंटेक्स्ट में लिखे गए हैं। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक अभी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, रिलेशनशिप क्या होता है आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी का और ऑडिट प्लान का, बहुत ही सिंपल सा है। जो भी सारी बातें हमने अभी तक बोली आपको यही पॉइंट इस क्वेश्चन में लिखने हैं। कौन कौन से मैम? सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लो ये कि क्या रिलेशनशिप है ऑडिट स्ट्रेटजी का और ऑडिट प्लान का, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख देना ऑडिट स्ट्रेटजी की, फिर आप डेफिनेशन लिख देना ऑडिट प्लान की, फिर आप ये लिखना कि ऑडिटर ऑडिट प्लान बनाने से पहले ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है और ऑडिट स्ट्रेटजी को बेस बनाकर आपका ऑडिटर ऑडिट प्लान बनाता है। फिर आप ये लिख देना कि ऑडिट स्ट्रेटजी में ऑडिटर एसटीडी डिसाइड करता है और ऑडिट प्लान में ऑडिटर आपका एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करता है। ऑडिट प्लान बनाने के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑडिट स्ट्रेटजी के आपका ऑडिटर प्लान नहीं बना सकता। ऑडिट स्ट्रेटजी
बेस प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में हेल्प करती है। जब जब भी आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंज होंगे, आपके ऑडिटर को ऑडिट प्लानिंग में भी चेंज करने पड़ेंगे। यही पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। तो क्या लिखोगे आप रिलेशनशिप में? सबसे पहले तुम उनके मीनिंग को लिखोगे कि ऑडिट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है। दूसरे पॉइंट में तुम क्या लिखोगे कि ऑडिट स्ट्रेटजी में एसटीडी डिसाइड होती है, ऑडिट प्लानिंग में एनटीई डिसाइड होती है। तीसरा तुम लिखोगे कि आपका ऑडिटर पहले क्या बनाता है, ऑडिट स्ट्रेटजी, मतलब प्लान बनाने से पहले ऑडिटर क्या बनाएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा। बिना स्ट्रेटजी के प्लान नहीं बनाया जा सकता। ऑडिट स्ट्रेटजी को बेस बनाकर प्लान बनाता है। जब जब ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंजेस होंगे, आपके ऑडिटर को ऑडिट प्लान में भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, कि आपका ऑडिटर ऑडिट प्लान को कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले आपके ऑडिटर को एक डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी ऑडिट प्लान की। जब वो डिस्क्रिप्शन देगा ऑडिट प्लान की, तो वो क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की डिस्क्रिप्शन देगा। तो मेरी बात सुनो, ऑडिटर ऑडिट प्लान में क्या बनाता है? अभी मैंने आपको बताया ऑडिटर ऑडिट प्लान में 3 चीजें बनाता है। क्या? एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपने मुझसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि आप इतनी देर से एक ही चीज बोल रहे हो मैम कि एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये आप हमें क्या बता रहे हो? मैंने बोला मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑडिटर अपने डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान में कौन सी चीजें इंक्लूड करता है। तो वो नेचर, टाइम और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है। लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा अभी तक कि ये किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आपका ऑडिटर ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड करता है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड करता है, और सच अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, या उसको ऐसा लगता है कि कोई और उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो वो भी यहाँ पे डिसाइड कर सकता है। तो आपका ऑडिटर जब प्लान बनाएगा, जब प्लान को डेवलप करेगा, सबसे पहले जब उसकी डिस्क्रिप्शन बनाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में वो क्या डिसाइड करेगा, एनटीई, किसकी एनटीई, एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो आपके एसए 315 में आते हैं। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो आपका ऑडिटर एसए 330 में डेवलप करता है, और अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, वो यहाँ पे आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट प्लान की डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करेगा। तो ये वही बात है जो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जब भी मैंने इंट्रोडक्शन दी कि ऑडिट प्लान में ऑडिटर क्या डिसाइड करता है, एनटीई डिसाइड करता है। तो एनटीई किसकी, ऑडिट प्रोसीजर्स की। तो किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स, एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। मूविंग फॉरवर्ड, जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑडिटर जब भी प्लान बनाएगा, तो उसकी प्लान की कवरेज में सबसे पहला पॉइंट वो क्या करेगा कि उसको क्लाइंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वही पॉइंट है कि ऑडिटर सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करेगा, एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को, क्लाइंट की इंडस्ट्री को, उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर को, वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो ऐसे 315 में जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑडिटर जब ऑडिट प्लान डेवलप करेगा, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा किसकी, एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करेगा जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होगा, जब वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होगा। नंबर 1, सबसे पहले ऑडिटर इंडस्ट्री को समझेगा। क्या समझेगा, इंडस्ट्री को। सबसे पहले आप खुद देखो कि आपकी एक एंटिटी है, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम करती होगी, तो सबसे पहले वो इंडस्ट्री को समझेगा। वो क्लाइंट के बिजनेस को समझने से पहले इंडस्ट्री को समझेगा कि वो मेरी जो एंटिटी है वो किस टाइप की इंडस्ट्री में काम करती है, उसके ऊपर किस टाइप का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगता है, कौन कौन से एक्ट लगते हैं, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग उसके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरा ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। जब वो एक बार इंडस्ट्री को समझ लेगा, इंडस्ट्री को समझने के बाद वो आएगा एंटिटी के ऊपर, तो वो क्या समझेगा कि मेरी एंटिटी का नेचर कैसा है, उसके साथ साथ वो अंडरस्टैंड करेगा उसके ऑपरेशन को, उसके ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, कि मेरी एंटिटी किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करती है, मेरी एंटिटी की ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, मेरी एंटिटी ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, इंक्लूडिंग कि मेरी एंटिटी कहां कहां इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, और किस तरीके से मेरी एंटिटी स्ट्रक्चर्ड है, और किस तरीके से मेरी एंटिटी ने फाइनेंस लिया हुआ है, मतलब मेरी एंटिटी की फाइनेंस, मेरी एंटिटी ने कितना इक्विटी ली हुई है, कितना मेरी एंटिटी के पास डेट है।
ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो अंडरस्टैंड करेगा। जब वो एक बार एंटिटी के नेचर को अंडरस्टैंड कर लेगा, ही विल मूव फॉरवर्ड, और वो ये देखेगा कि मेरी एंटिटी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी अडॉप्ट करी हुई है, मतलब किस टाइप की अकाउंटिंग पॉलिसीज मेरी एंटिटी फॉलो करती है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या मेरी एंटिटी ने उन अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज किया है कि चेंज नहीं किया है। उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा कि मेरी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, उसके रिस्क क्या हैं और उसके थ्रेट्स क्या हैं, राइट। एंड देन ही विल रिव्यू दी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करेगा। जब वो ये सारी चीजें कर लेगा तो आप कहोगे कि हमारे ऑडिटर ने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार फिर से बताओ दो कि ऑडिटर जब क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा तो वो किन किन चीजों को कंसिडर करेगा। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, सबसे पहले वो ये अंडरस्टैंड करेगा पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, कि वो किस टाइप की इंडस्ट्री में काम करती है, वहां पे कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। जब वो इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो एंटिटी के नेचर को अंडरस्टैंड करेगा कि एंटिटी के ऑपरेशंस कौन से हैं, उसने कहां इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कहां इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, उसने कहां से फाइनेंस उठाया हुआ है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद वो ये देखेगा कि एंटिटी ने किस टाइप की अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट किया हुआ है और उन अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस कुछ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसके रिस्क क्या है, और एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी वो इवैल्यूएट करेगा। सो दिस आर योर पॉइंट जो आपको लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है। मूविंग फॉरवर्ड, इसने ये सारी बातें बताई हैं कि जब आपका ऑडिटर इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, तो वो किन किन चीज़ों को देख सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद करने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपनी 12th क्लास का इकोनॉमिक्स याद कर लेना। मतलब कैसे, मैन देखो, जब हम इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते थे कि हमारे सप्लायर्स कौन है, राइट, हमारी डिमांड कितनी है, हमारे कंपेटिटर कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन कौन सी हो रही है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप सेल्फ याद कर लेना, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो यहां से बनता है। इसको तो आप छोड़ के जाना ही मत, इसको तो आप याद करके ही जाना। मूविंग फॉरवर्ड आता है अगला पॉइंट आपका कि ऑडिट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सुनो मेरी बात, ऑडिट प्लान एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिस्क्रीट फेज। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग करी एक बार और ऑडिटर अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। ऑडिट शुरू होने से भी प्लानिंग, ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर प्लान बनाता है, लेकिन जब वो ऑडिट करता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसको लगता है कि कोई ऐसे चेंजेस उसको अपने प्लान में करने हैं, हो सकता है आपका स्कोप चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई है, इवेंट कुछ ऐसा हो गया है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपके ऑडिटर को अपना प्लान रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपका ऑडिटर प्लान रिवाइज भी करता है। जब आपके एंटिटी की पिछले साल की ऑडिट खत्म होती है, खत्म होने के साथ साथ ही उसके अगले साल की प्लानिंग शुरू हो जाती है ऑडिट की। तो ऑडिट एक इटरेटिव प्रोसेस है, ऑडिट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑडिट एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। और यही बातें यहाँ पे लिखी है कि अगर हम रिकरिंग ऑडिट की बात करें, रिकरिंग ऑडिट एज पर ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग कोई भी डिस्क्रीट फेज नहीं है। इसने क्या बोला है, रिकरिंग का मतलब कि लास्ट ईयर भी आप ही ऑडिटर थे, इस साल भी आप ही ऑडिटर हो, ठीक है। इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, रादर इट इज अ कॉन्टिन्यूअल एंड इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। अभी मैंने क्या बोला कि पिछले साल की ऑडिट खत्म हो गई और आपने ऑडिट के खत्म होते ही आपने अगले साल की ऑडिट की प्लानिंग शुरू कर दी। वो इन कंटेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट मैंने बोला कि लास्ट ईयर भी आप ही ऑडिटर थे और इस साल भी आप ही ऑडिटर हो। तो आपकी प्लानिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पे आपका ऑडिटर पिछले साल की ऑडिट खत्म करते ही अगले साल की ऑडिट की प्लानिंग शुरू कर देता है। मूविंग फॉरवर्ड आपका ऑडिटर बहुत सारी चीजों को कंसिडर करता है जब वो प्लानिंग करता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले भी इन रिलेशन टू सर्टेन मैटर्स, जिन मैटर्स के रिलेशन में आपका ऑडिटर प्लानिंग करता है, यहां से भी इसको भी आप एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या कह रहे हैं, प्लानिंग इंक्लूड करती है नीड टू कंसिडर prior to auditors identification and assessment of risk of material misstatement such matters such as, देखो
क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने से पहले ऑडिटर किन किन एरिया में प्लानिंग यूज कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो कि कहां पे ऑडिटर प्लानिंग यूज कर सकता है, जब आपका ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि क्या उसको एनालिटिकल प्रोसीजर को अप्लाई करना है एज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो उस टाइम पे वो प्लानिंग यूज करेगा। नंबर 2, जब ऑडिटर एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होगा एंटिटी की, उसके लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, उस टाइम पे भी वो प्लानिंग यूज कर सकता है। जब वो अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है, मटेरियलिटी वही जो ऐसे 320 में आती है, तो वहां पे भी वो प्लानिंग यूज कर सकता है। जब वो ये डिसीजन लेगा कि क्या उसको एक्सपर्ट को यूज करना है अपनी ऑडिट के लिए कि एक्सपर्ट को यूज नहीं करना है, उस टाइम पे भी वो प्लानिंग यूज कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर उसको लगता है कि उसको कोई और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने की नीड है, तो भी वो प्लानिंग को कंसीडर कर सकता है। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस। जैसे ही पिछले साल की ऑडिट खत्म होती है, इस साल की ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्लान में चेंज करने पड़ेंगे जैसे जैसे वो आगे ऑडिट में जाएगा। मैंने अभी बताया कि किन रीजंस की वजह से आपके ऑडिटर को अपने ऑडिट प्लान में चेंज करने पड़ सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए या कोई कंडीशंस में चेंज हो गया, मतलब जब उसने ऑडिट को प्लान किया इनिशियली, तो जिन कंडीशंस को ध्यान में रख के, जिस इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने अपने ऑडिट प्लान को बनाया, अब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की चेंज हो चुकी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी तो उसको अपने प्लान को भी रिवाइज करना पड़ेगा। मैम ये अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हो सकती है? तो मैं एक एग्जाम्पल मान लो कि जब आपके ऑडिटर ने ऑडिट प्लान बनाया, उस टाइम पे ऑडिटर ने क्या किया होगा? ऑडिटर ने एंटिटी को अंडरस्टैंड किया, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसने एक रिलायंस प्लेस करी, और जब उसने एक भरोसा दिखाया तो उसने ये कंक्लूड किया कि एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, और उसने अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के एनटीई को थोड़ा सा कम रखा। आई एम श्योर कि आपको ऐसे 315 330 आता है, और जो मैं बातें बोल रही हूं आपके टीचर ने आपको वो बातें बताई हैं, ठीक है। तो जब आपके ऑडिटर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, उस केस में जब वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था तो उसको कुछ फ्रॉड मिल गया। अब उसको फ्रॉड मिला, जब बहुत ही ह्यूज अमाउंट का फ्रॉड था। अब ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, मतलब एक चेंज इन कंडीशन है कि जो कंडीशन थी इन द बिगिनिंग जब उसने प्लान बनाया, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी एंटिटी को लेकर और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर। तो अब उसको अपने प्लान की रिवीजन करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि जो उसने अपने नेचर, टाइम और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रखा था उसको वो रिवाइज करे, मतलब थोड़े से और ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करे या सैम्पलिंग बढ़ा दे या जो भी करे, ठीक है। तो अगर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है एंटिटी को लेकर, तो उसको अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। तो दिस आर द सम ऑफ द केसेस जहां पे ऑडिटर अपने प्लान को रिवाइज कर सकता है। कौन कौन से? नंबर 1, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया है, या कंडीशंस चेंज हो गई हैं, या उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले, और उन ऑडिट एविडेंसेस को उसको पता लगा कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी एंटिटी को लेकर वो अलग थी जब उसने ऑडिट प्लान बनाया, और अब उसको उस अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ऑडिटर जब अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करेगा तब भी उसको अपने ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्लान किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होता है। मूविंग फॉरवर्ड, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। फिर आता है आपका डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ओके, सो उसके बाद अगला स्टेप क्या है प्लानिंग में कि आपका ऑडिटर जब प्लान बनाएगा वो ये भी डिसाइड करेगा कि उसको आपकी इंगेजमेंट टीम की डायरेक्शन कैसे करनी है, उनके किए हुए काम की सुपरविजन कैसे करनी है, और उनके काम का रिव्यू कैसे करना है। जब आपका ऑडिटर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू कर रहा होगा, उस टाइम पे ऑडिटर इन सारी चीजों गिव मी 2 मिनट्स, बैटरी डेड होने वाली है, गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, आपकी एंगेजमेंट टीम की डायरेक्शन, आपकी एंगेजमेंट टीम की सुपरविजन और उनके किए हुए काम का रिव्यू किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? मोस्टली इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? कि आपकी एंटिटी का साइज कितना है, आपकी एंटिटी में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर आपकी एंटिटी का साइज बड़ा है, आपकी एंटिटी की जो ट्रांजेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, तो आपके एंगेजमेंट पार्टनर को ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी, अपनी एंगेजमेंट टीम को ज्यादा उनके काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। आपका एरिया ऑफ ऑडिट किस टाइप का है? आपने जब आपके ऑडिटर ने रिस्क को एसेस किया है
मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, तो उसकी रिस्क की असेसमेंट कैसी है। अगर रिस्क होने के चांसेस एंटिटी में ज्यादा हैं तो उसको अपनी इंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं उनको ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उनको ज्यादा गाइड करना पड़ेगा। आपकी इंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं उनकी कंपिटेंस कैसी है, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है। अगर आपकी इंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं वो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड इन द सेंस कि वो एक्सपर्ट हैं, आपके उनके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनको कम गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर मान लो कि कोई पहला ईयर का आपका कोई आर्टिकल असिस्टेंट आपकी इंगेजमेंट टीम का मेंबर है, तो उसको काम नहीं आता होगा, तो आपके इंगेजमेंट पार्टनर को ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो आपके ये सारा टोटल क्या खत्म होता है, आपका ऑडिट प्लान। जब आपका ऑडिटर एक बार ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लेगा, ऑडिट प्लान बना लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन में आई एम श्योर आपको पता होगा कि ऐसे कौन सा लगता है, ऐसे लगता है आपका 230। तो आपका ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की करेगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी की, आपके ओवरऑल ऑडिट प्लान की, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी या फिर ऑडिट प्लान में, उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑडिटर करेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, इसको आप सेल्फ कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जांपल है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कि आपका ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन किन चीजों की कर सकता है, राइट। ये आपके वैसे ऐसे 230 में भी बहुत बार आते ही आते हैं, तो आप इसको सेल्फ कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो क्वेश्चन है सर जो मैं अभी करा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से मैटर्स कंसीडर करेगा आपका ऑडिटर जब वो एक ओवरऑल प्लान बनाएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे याद करोगे, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपने जो भी ऑडिट स्ट्रेटजी जब हमने बनाई थी, उस स्ट्रेटजी में आपने ऑडिट स्ट्रेटजी के स्कोप में जो भी चीजें इंक्लूड करी थी, ठीक है, या फिर जो आपने टाइमिंग्स में इंक्लूड करी थी, और जब आपने प्लान बनाया तो प्लान में जो आपने चीजें समझी थी वो सारी चीजों की एक कंसोलिडेटेड समरी है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूंगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे मैटर्स आपके ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ते हैं जब वो अपना प्लान बनाता है। इसमें से आप कोई भी 6 से लेकर 8 पॉइंट याद कर सकते हो अपनी मर्जी के। इसमें से 6 पॉइंट्स तो ऐसे ही होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी ऊपर जब हमने ऑडिट स्ट्रेटजी को समझा या फिर ऑडिट प्लान को समझा। पहला मैटर क्या कंसीडर करेगा आपका ऑडिटर जब ऑडिट प्लान बनाएगा कि आपके टर्म्स क्या हैं इंगेजमेंट के और उसकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर कोई उसके ऊपर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को आप रिलेट कर सकते हो कि उसकी ऑडिट की कवरेज में क्या क्या आता है। जब आपका ऑडिटर स्कोप को डिफाइन करता है तो वही देखता है कि उसकी ऑडिट की कवरेज में क्या क्या आता है। तो आपका ऑडिटर अपनी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को देखकर ही स्कोप को डिसाइड करता है, राइट। तो उसके टर्म्स क्या है इंगेजमेंट के, और अगर उसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको भी कंसिडर करेगा जब वो प्लान को बनाएगा। सेकंड पॉइंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन। ये कौन सा आएगा आपका, जब आपका ऑडिटर टाइमिंग्स ऑफ ऑडिट को डिसाइड करता है और उसको डिसाइड करने के लिए वो क्या देखता है कि उसके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आपका ऑडिटर यहाँ पे वही कर रहा है कि ऑडिटर ये देख रहा है कि उसको किस टाइप की रिपोर्ट देनी है, किस टाइम पे रिपोर्ट देनी है। तो दूसरा मैटर क्या आ गया आपका कि आपका ऑडिटर ये देखेगा कि उसको किस नेचर की रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट को उसको किस टाइम पे देना है। तीसरा, कौन सा लॉ और कौन से स्टैच्यू की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं वो भी आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो ऑडिट प्लान बनाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी मैनेजमेंट ने कौन कौन सी कंसिडर करी है। ये पॉइंट कहां से आया, ये पॉइंट आया आपका प्लानिंग वाले से। जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे थे क्लाइंट की और उसके एनवायरमेंट की, तो हमने देखा था कि उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी हैं और उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, या पिछले साल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अगर कोई न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट आई है या कोई न्यू ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट आई है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी ऑडिट पे, आपका ऑडिटर ये भी कंसिडर करेगा। उसके साथ साथ वो ये देखेगा कि मेरे लिए एज एन ऑडिटर मेरे लिए सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कौन कौन से हैं। ये तो जब से मैंने लेक्चर शुरू किया तब से यही बोल रही हूँ कि ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके वो रिस्क की असेसमेंट करता है। ये फाइंड आउट करता है कि एंटिटी के किस एरिया में रिस्क कितना है, किस एरिया पे उसको ज्यादा ध्यान देना है। तो यही बात उसने बोली है कि ऑडिटर क्या फाइंड आउट करेगा कि उसके लिए सिग्निफिकेंट ऑडिट के एरियाज कौन से हैं। उसके बाद वो मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेगा। तो ये भी मटेरियलिटी लेवल क्या होगी ऑडिट पर्पस के लिए हम ऊपर पढ़ के आई। उसके साथ साथ कंडीशन कौन सी होंगी, जो कंडीशन अगर उसको मिलेंगी जो विच विल रिक्वायर द स्पेशल अटेंशन ऑफ ऑडिटर।
such as possibility of material error or fraud or involvement of parties in whom directors or persons who are substantial owners of the entity interested and with whom transactions are likely। इसको तुम छोड़ सकते हो, कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ये पॉइंट लिखना है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ क्या कह रहा है कि आपका ऑडिटर उन कंडीशन को भी कंसिडर करेगा जब वो ऑडिट प्लान बनाएगा जिन कंडीशन को ध्यान में रख के उसको ऐसा लग सकता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज्यादा चांसेस हो सकते हैं फ्रॉड के, एरर के, अगर आपकी एंटिटी की कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं तो। मूविंग फॉरवर्ड वो ये भी डिसाइड करेगा कि उसको कितनी रिलायंस प्लेस करनी है अपने इंटरनल कंट्रोल पे। ये पॉइंट कहां से आ गया? कवरेज का। मैंने ऊपर वाला पॉइंट छोड़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ये न्यू पॉइंट था कंप्लीटली, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। मैं चाहती हूं कि आपके लिए क्वेश्चन इजी बन जाए, जो पॉइंट्स आप ऊपर से पढ़कर आए हो उन्हीं पॉइंट्स में से आप कोई 6 या 8 पॉइंट उठा लो आगे। फिर वो देखेगा कि मुझे रोटेशन की जरूरत तो नहीं है ऑन द एम्फेसिस ऑफ द स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। देखो हमने ऊपर क्या बोला कि ऑडिटर ये देखेगा कि उसके लिए ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, फिर वो बोलेगा कि क्या मुझे इन ऑडिट एरियाज, जो स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। फिर नेचर एंड एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट एविडेंसेस टू बी ऑब्टेन, मतलब मुझे किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, मुझे किस लेवल के ऑडिट एविडेंसेस को मैं बोलूंगा कि मेरे लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं। क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना है या उनके काम को यूज नहीं करना है, ये भी डिसीजन आपका ऑडिटर लेगा। उसके साथ साथ क्या आपको अदर ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए अपनी ऑडिट में या नहीं चाहिए, ये भी आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो प्लानिंग करेगा। क्या उसको एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने हैं, वही एक्सपर्ट जो ऐसे 620 में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखेगा कि अगर वो ये एक जॉइंट ऑडिट है, मतलब आपके साथ साथ कोई और भी जॉइंट ऑडिटर्स है, तो उन जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में काम की एलोकेशन कैसे होगी वो भी आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा। और एस्टैब्लिश, मतलब वो अपनी स्टाफ को कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, स्टाफ को एस्टैब्लिश कैसे करेगा, उसके अरेंजमेंट कैसे करेगा, ये भी वो कंसिडर करेगा। इसमें से आपके जो बिल्कुल नए पॉइंट आए हैं उन पॉइंट्स को आप याद मत करो, कोई भी 6 से लेकर 8 पॉइंट उठा लो जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सिर्फ वही पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, इजिली इसमें से 6 से लेकर 8 पॉइंट निकल जाते हैं जो हमने स्ट्रेटेजी में भी पढ़े हैं और जो हमने प्लानिंग में भी पढ़े हैं। उसके अलावा 1-2 पॉइंट आप उठा सकते हो, ऐसे 620 का, 610 का, ऐसे 299 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कभी भी जब भी आप ऑडिट को याद करो और अगर आपको लगता है कि कहीं पे ऐसे का पॉइंट है, तो हमेशा आप पूरी की पूरी लाइन को याद करने की बजाय ना आप ऐसे को याद करने की कोशिश क्या करो कि ये ऐसे 620 की बात कर रहा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट की बात कर रहा है। तो आपको जब भी क्या होगा कि आप बहुत सारे पॉइंट याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ऐसे का नंबर याद करना इजी हो जाता है, राइट। जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कॉन्कर कर पाओगे, अच्छा ये पॉइंट 620 का था। अगर आपने चैप्टर को अंडरस्टैंड किया तो आप लिख पाओगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने, एक बार मैं समरी करा दूं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी लंबी क्लास होगी, चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, ऊपर से मैं समझाने भी ज्यादा लग जाती हूँ। एक बार समरी करा दूं, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा प्लानिंग ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें आती हैं। एक बार मेरे साथ समरी कर लो, अभी बहुत कंफ्यूजन होगी। प्लानिंग ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर हम ऑडिट प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मैंने बोला कि जब तुम प्लानिंग ऑफ ऑडिट को बोलोगे, मेरे साथ बोलो, तुम क्या बोलोगे कि हम कह रहे हैं कि आपको ऑडिट प्लान बनाना है, सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है और ऑडिट प्लान बनाना है। हम प्लानिंग क्यों करते हैं ऑडिट की? ताकि हम अपनी ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में कर सके। प्लानिंग करने से पहले हमें क्लाइंट की बिजनेस की क्या होनी चाहिए? वेरी गुड नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि प्लानिंग की कवरेज में क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपने बोला कि 4 चीजें हमने प्लानिंग की कवरेज में लेनी है। कौन कौन से? सबसे पहले हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कितना भरोसा दिखाना है, कितना रिलायंस प्लेस करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अपना एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर हम कोऑर्डिनेशन कर लेंगे ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशंस। मूविंग फॉरवर्ड हमने सीखा कि बेनिफिट क्या है ऑडिट प्लानिंग के। तो आपने मुझे बोला, अब तो आप बोल सकते हो कि मैम 6 बेनिफिट्स हैं ऑडिट प्लानिंग के। कौन कौन से? आपकी ऑडिट प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। सेकंड, आपकी ऑडिट प्लानिंग आपके ऑडिटर को हेल्प करती है इन द टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम। थर्ड, आपकी ऑडिट प्लानिंग की वजह से आपकी बेटर मैनेजमेंट हो पाती है, ऑडिट की बेटर तरीके से ऑडिट ऑर्गेनाइज हो पाती है, जिसकी वजह से आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी
बढ़ती है। उसके साथ साथ 2 पॉइंट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के थे कि आपकी ऑडिट प्लानिंग की वजह से आपका ऑडिटर आपकी एंगेजमेंट टीम के लोगों को सेलेक्ट कर पाता है, उनकी डायरेक्शन, उनकी सुपरविजन कर पाता है। उसके साथ साथ 6th पॉइंट था कोऑर्डिनेशन का पॉइंट, जहां पे आप अपने ऑडिटर एक्सपर्ट को या फिर अदर कंपोनेंट के ऑडिटर्स को इन्वॉल्व करते हो इन दी ऑडिट। मूविंग फॉरवर्ड हमने सीखा कि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है। तो मैंने बताया कि ऑडिट स्ट्रेटजी में आपको 3 चीजें सीखनी होती है। STD, एस का मतलब होता है कि ऑडिटर जब भी अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी सेट करता है तो वो क्या डिसाइड करता है कि उसकी ऑडिट स्ट्रेटजी का स्कोप क्या होगा। टी मतलब उसकी टाइमिंग क्या होगी और डायरेक्शन कैसी होगी। आपको स्कोप डिसाइड करना है। तो जब आप ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते हो तो स्कोप को डिसाइड करने के लिए आप क्या करते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हो। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में हमने क्या देखे थे, वो 3 एग्जांपल देखे थे। मूविंग फॉरवर्ड फिर हमने देखा कि अगर आपको टाइमिंग डिसाइड करनी है अपनी ऑडिट की तो आप क्या देखोगे कि उस एंटिटी के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ने हमने क्या देखे थे, वो 5 एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने डायरेक्शंस के 3 पॉइंट देखे थे। फिर हम आए आगे कि बेनिफिट क्या है हमारी ऑडिट स्ट्रेटजी के। तो बेनिफिट में आपने बोला कि सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, क्वालिटेटिव रिसोर्सेज की। दूसरा बोला एलोकेशन कैसे होगी, क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज की। तीसरा बोला टाइमिंग क्या होगी, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। और आपने चौथा बोला मैनेजमेंट कैसे होगी रिसोर्सेज की। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम आए प्लान पे। और आपने मुझे बोला कि प्लान में सबसे पहले जब हम ऑडिट प्लान बनाएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम क्या डिसाइड करेंगे कि NTE क्या होगा ऑडिट प्लान का, ऑडिट प्रोसीजर का मतलब नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या होगा मेरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या होगा मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का, एंड सच अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने ये देखा कि हम जब भी प्लान बनाएंगे सबसे पहले हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। हम पहले इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद हम उस एंटिटी के ऑपरेशंस को समझेंगे। एंटिटी के ऑपरेशंस में मतलब हम ये देखेंगे, हम उस एंटिटी को समझेंगे। एंटिटी को समझेंगे मतलब हम उसके ऑपरेशंस को देखेंगे, उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये देखेंगे कि उस एंटिटी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कहां पे करके रखी है। ये देखेंगे कि उस एंटिटी ने किस टाइप से अपना फाइनेंस एक्वायर किया हुआ है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी है, क्या उन अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज हुआ है कि कोई चेंज नहीं हुआ है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसके थ्रेट कौन कौन से हैं। और फिर हमने उसकी एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो भी हमारी प्लानिंग होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, वो एक इटरेटिव प्रोसेस होती है, वो वन टाइम प्रोसेस नहीं होती। उसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ सकता है। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ता है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से मैटर्स हमारा ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो अपने ऑडिट प्लान को बनाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो भी पॉइंट अभी आप ऑडिट स्ट्रेटजी में पढ़ के आए और प्लानिंग के जो पॉइंट थे उनकी एक कंसोलिडेटेड पॉइंट्स आपको बना लेने हैं 5 से लेकर 6 पॉइंट तक। यहाँ तक आपका चैप्टर था। तो आप मुझे बताओ कि कितना ईजी चैप्टर है। अभी जो आपने इतनी मेहनत करी है और ये जो मैंने समरी बताई है, सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे हार्डली मुझे समरी बताने में। ये सिर्फ इसलिए आप समझ पाए होंगे क्योंकि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। इनफैक्ट जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं और जो फास्ट ट्रैक बैचेस भी होते हैं या हमारा लर्नर्स बैच भी है, उसमें हम बहुत बार बार रिवाइज करते हैं, समझते हैं। मैं कभी भी रट्टा मरवाने पे विश्वास नहीं रखती, एज ए टीचर ऑल्सो, एज ए स्टूडेंट ऑल्सो। क्योंकि अगर आप रट्टा मार के पढ़ाई करोगे, अगर आप निमोनिक्स याद करके पढ़ाई करोगे, बिना समझ के पढ़ाई करोगे, तो आप उस टॉपिक को भूलोगे ही भूलोगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम सीख रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, अब इधर आओ। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? जब एक बार ऑडिटर ने क्या कर लिया अपनी ऑडिट प्लानिंग, उसके बाद ऑडिटर क्या बनाता है, ऑडिटर डेवलप करता है अपना। मेरे लिए ना अभी पता है क्या, ये फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि मैं एक वर्चुअल कैमरे में देख के पढ़ा रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना समझ में आ गया। अगर यही बच्चे मेरे पास लाइव हैं, मतलब अगर आप मेरे पास लाइव हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप याद करके ही क्लास से बाहर निकलोगे। बिना याद करे आप क्लास से बाहर नहीं निकलोगे। जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, जितनी भी, स्पेशली जो हमारा लर्नर्स बैच है उसकी जो लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें तो ऑडिट याद ही होती है। ठीक है, एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम, जब आपने एक बार प्लान बना लिया, ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। मतलब क्या लिखते हो? डिस्क्रिप्शन मतलब सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लिखते हो। सीरीज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लिखते हो जो आपको परफॉर्म करने हैं और जिनको परफॉर्म करके आप क्या ऑब्टेन करने वाले हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस करने वाले हो। तो अगर मैं बोलूं आपका ऑडिट प्रोग्राम आपका एक डिटेल्ड प्रोग्राम होता है जिसमें हर एक चीज राइटिंग में लिखी जाती है कि मेरा ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा।
तो यहाँ पे आओ, यही बात यहाँ पे लिखी है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम में आपके होते हैं सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो आपका ऑडिटर अप्लाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिनको ऑब्टेन करके वो क्या, जिनको परफॉर्म करके क्या ऑब्टेन करेगा, वो ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, राइट। उसके बाद ये 2 पॉइंट है जिनको आप सिर्फ रीड करके छोड़ सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्या पॉइंट है ये, देखो ये 10.1 वाला जो टॉपिक है ये कहता है कि अगर मान लो कि आपका जो ऑडिट फर्म है उसने टाटा की ऑडिट करी, ठीक है, और अब जब उसने टाटा की ऑडिट करी उस टाइम पे उसके पास टाटा की ऑडिट के टाइम पे उसने एक ऑडिट प्रोग्राम डेवलप किया होगा, उसने वहां पे भी लिस्ट डाउन करे होंगे कि मुझे कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करूंगा, राइट। उसके बाद अब क्या हुआ कि उसको रिलायंस की भी ऑडिट मिल गई। अब जो आपका ऑडिटर है वो ये नहीं कह सकता कि जो ऑडिट प्रोग्राम मैंने टाटा की ऑडिट करने के लिए यूज किया था वही ऑडिट प्रोग्राम मैं रिलायंस की ऑडिट करने के लिए भी यूज करूंगा, क्योंकि दोनों एंटिटीज का नेचर अलग होगा, उनका एनवायरनमेंट अलग होगा, उनकी इंडस्ट्री अलग होगी। तो ये पॉइंट वही है कि आप एक ऑडिट प्रोग्राम को हर एक बिजनेस के ऊपर, ऑल द बिजनेसेस के ऊपर यू कैन नॉट अप्लाई, राइट। इसको आप रीड कर लेना, मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और ये क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ ये क्या कह रहा है कि जब आपका एक ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है, ऑडिट प्रोग्राम एक बन जाता है, उस ऑडिट प्रोग्राम में हर एक चीज राइटिंग में होती है कि किसको क्या काम करना है, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, किस एरिया में कौन सा एंगेजमेंट टीम का मेंबर काम करेगा, उसको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये भी उसके अंदर डिफाइंड होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम की वजह से एक रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और जो आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर होते हैं ना वो लेजी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे जो मेरे राइटिंग में ये काम दिया हुआ है इस ऑडिट प्रोग्राम में, मुझे वही काम करना है उस एरिया में, और उन ही ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके मुझे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। तो ये पॉइंट कहता है कि आपको बीइंग एन एंगेजमेंट पार्टनर अपने असिस्टेंट को, जो भी आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप एक ओपन माइंड रखो कि भले ही आपके हाथ में एक ऑडिट प्रोग्राम है लेकिन फिर भी आप ओपन माइंड रखो कि कहां पे अगर आपको लगता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोग्राम में डिफाइंड है उन ऑडिट प्रोसीजर्स के अलावा अगर आप कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो आपको बेटर ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, तो आप उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो। आप रिजिड मत हो, आप फ्लेक्सिबल रहो। तो यही पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपको टाइम टू टाइम अपने ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करना चाहिए, और इसका भी सिंपल सा रीजन है क्योंकि स्ट्रेटजी भी बदल जाती है, प्लान बदल जाता है, सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, आपका बिजनेस बदल जाता है। अगर आपकी बिजनेस की कंडीशन बदल गई, अगर कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपका बिजनेस की कंडीशन चेंज हो गई और अगर आप पुराना ऑडिट प्रोग्राम यूज करोगे तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। तो आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू भी करते रहना चाहिए। ओके, अब आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। इसको मैं थोड़ा सा रुक के कराऊंगी क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है याद करने वाला कि आपका ऑडिटर जब ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा तो वो कैसे उस ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेगा, कैसे उस ऑडिट प्रोग्राम को बनाएगा। नंबर 1 देखो, ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेगा। कौन कौन सी? सबसे पहले आपका ऑडिट प्रोग्राम स्कोप ऑफ असाइनमेंट के अंदर होना चाहिए, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ एंगेजमेंट, कि जो भी आपकी एंगेजमेंट का स्कोप है आपके ऑडिट प्रोग्राम को बनाना है ऑडिटर को उस स्कोप के अंदर रह के। तो पहला पॉइंट क्या आया कि आपका ऑडिट प्रोग्राम आपके एंगेजमेंट के स्कोप के अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आया कि आपका ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, उस ऑडिट प्रोग्राम में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होनी चाहिए इन द रिटन फॉर्म। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए? रिटन फॉर्म में होना चाहिए, सेटिंग फोर्थ कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। तो पहला क्या आया कि आपका जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो स्कोप के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या आया कि आपका ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए और उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तीसरा,
आपका ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से ऑडिट एविडेंसेस रीजनली अवेलेबल हैं, मतलब कौन कौन से ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल हैं, और उसमें से भी आपका ऑडिटर बेस्ट ऑडिट एविडेंस चूज करेगा। मूविंग फॉरवर्ड, आपका ऑडिटर वही ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा जो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा, जो अल्टीमेटली उसके अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। फिर उसके साथ साथ आपका ऑडिटर हर एक ऑडिट एरिया के लिए एक ऑब्जेक्टिव भी सेट करेगा, मतलब जो भी आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ साथ उसका वो जब भी किसी एक पर्टिकुलर ऑडिट एरिया की ऑडिट करने जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर वो परचेज की ऑडिट कर रहा है या सेल्स की ऑडिट कर रहा है, तो उसका एक सेपरेट ऑडिट ऑब्जेक्टिव वो सेट करेगा। आपका ऑडिटर सारे की सारी पॉसिबिलिटीज, जो भी एरर होने के चांसेस हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको कंसिडर करेगा जब वो ऑडिट प्रोग्राम को बनाएगा, एंड वो कोऑर्डिनेशन करेगा प्रोसीजर्स की जो अप्लाई हो सकते हैं इन दी ऑडिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, राइट। तो अगर मैं दोबारा से बोलूं कि मेरे साथ, मुझे पूरा यकीन है अभी तक आपको स्ट्रेटजी और प्लान याद हो गया होगा, प्रोग्राम में आपको सिर्फ मतलब याद करना है और इस चीज को याद करना है कि आपका ऑडिटर किन किन चीजों को ध्यान में रखेगा जब वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बोलो कि सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो स्कोप और लिमिटेशन ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका प्रोग्राम स्कोप और लिमिटेशन ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर होना चाहिए। दूसरा, आपका ऑडिट प्रोग्राम रिटन फॉर्म में होना चाहिए और उसके अंदर क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तीसरा, आपका ऑडिटर वो सारे ऑडिट एविडेंसेस को कंसीडर करेगा जो उसको रीजनली अवेलेबल हैं और उनमें से भी सबसे बेस्ट ऑडिट एविडेंसेस को वो चूज करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि वो सिर्फ वही ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जो अल्टीमेटली उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। आपका ऑडिटर हर एक एरिया के लिए एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव सेट करेगा और जितनी भी पॉसिबल एरर हो सकती हैं उन सारी पॉसिबल एरर को वो कंसीडर करेगा, ध्यान में रखेगा जब वो ऑडिट प्रोग्राम को बनाएगा, और वो सारे के सारे प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट को वो कंसीडर करेगा जब वो कंस्ट्रक्ट करेगा ऑडिट प्रोग्राम। मूविंग फॉरवर्ड आपके ऑडिट प्रोग्राम को बनाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? मैंने अभी बोला कि आपके ऑडिट प्रोग्राम को बनाकर आपका ऑडिटर ये लिस्ट डाउन करता है कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो आपके ऑडिटर का ऑडिट प्रोग्राम बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि सेल्स के रिलेशन में आप ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट कर सकते हो, तो आप इसको एक बार सेल्फ रीड कर लेना। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 भी आ जाता है कि चैप्टर नंबर 9 में जब ऑडिटर अलग अलग टाइप की आइटम्स की ऑडिट करता है तो वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस, राइट। तो वहां से आप इस चीज को कवर कर सकते हो। तो इसको आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चन आने के ऐसा कोई चांसेस नहीं है। जो मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोग्राम से वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और आपके बेनिफिट क्या है ऑडिट प्रोग्राम की और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है आपके ऑडिट प्रोग्राम को बनाने के? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, सबसे पहली बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके असिस्टेंट को, मतलब जो आपकी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, उनको हेल्प करता है ऑडिट करने में, क्योंकि आपके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके असिस्टेंट को हेल्प करता है इन कैरिंग आउट द ऑडिट। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, ये जो आपकी मेजर ऑडिट होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी ऑडिट प्रोग्राम में पूरी की पूरी ऑडिट को तोड़ दिया जाता है, मतलब हर एक चीज को डिफाइन किया जाता है। तो बहुत हेल्प करता है जो आपकी बिग एंटिटीज की ऑडिट होती है। तीसरा, आपका ऑडिट प्रोग्राम आपके ऑडिट असिस्टेंट के सिलेक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपके ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, आपके ऑडिट प्रोग्राम में पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आपका जो आपका ऑडिटर है वो आपके एंगेजमेंट टीम के लोगों के सिलेक्शन कर सकता है बेस्ड अपॉन, उसको पता होगा कि मुझे इस एरिया में ये ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है, इस एरिया में मुझे ये ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, तो वो अपने एंगेजमेंट टीम के लोगों के सिलेक्शन करेगा बेस्ड अपॉन कि उसको किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। उस हिसाब से वो उनकी नॉलेज को देखकर, उनकी एबिलिटी को देखकर, उनकी कैपेबिलिटी को देखकर, उनकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज को देखकर उन लोगों को उस एरिया में अपॉइंट कर सकता है। फिर वो कहता है कि जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट कहाँ है?
इसमें। जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो, ऑडिट प्रोग्राम में क्लियरली डिफाइंड होता है कि कौन सा काम किसने किया, ठीक है। अगर फ्यूचर में जाकर जब भी बात आती है कि कोई भी काम में गलती मिलती है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि वो काम किस ऑडिट असिस्टेंट को मिला था और किस ऑडिट असिस्टेंट ने वो काम किया और किस ऑडिट असिस्टेंट से वो गलती हुई। तो एक फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आई एम नॉट श्योर कि वो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ है। ओके, फिर वो कहता है कि जब आपके पास एक रिटन और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम होता है, तो वर्क आपको, जब आप काम करते हो, आपके पास वो स्टेप्स डिफाइंड होते हैं कि आपको कौन सा स्टेप कैसे परफॉर्म करना है, किस टाइम पे परफॉर्म करना है। तो आप मेंटल प्लान यूज नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाते हो। हाँ, ये आगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाते हो अपने ऑडिट असिस्टेंट की, जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास ऑडिट प्रोग्राम इन हैंड होता है। आपका प्रिंसिपल कंट्रोल कर पाता है वेरियस ऑडिट एंगेजमेंट को, मतलब एक फर्म के पास अलग अलग टाइप की ऑडिट एंगेजमेंट हो सकती है, तो वो बेटर मैनेज कर पाता है अपनी डिफरेंट ऑडिट्स को जब उसके पास अपने हाथ में एक ऑडिट प्रोग्राम होता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में डिफाइंड होता है कि कौन सा काम कब होना है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होना है, किसको क्या काम करना है, तो वो ज्यादा बेटर वे से मैनेज कर पाता है। इट सर्व एज अ गाइड फॉर द फ्यूचर ऑडिट असाइनमेंट। जब भी आपकी एंटिटी के पास फ्यूचर में ऑडिट आएंगी, तो उसमें ये एज अ गाइड काम करता है। कई बार क्या होता है कि आपका ऑडिट प्रोग्राम एज ए डिफेंस काम करता है आपके ऑडिटर के लिए। कई बार आपके ऑडिटर के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन आ जाती है, तो आपका ऑडिटर इस ऑडिट प्रोग्राम को एज एन एविडेंस दिखा सकता है कोर्ट में। ये कह सकता है कि मैंने ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे थे, तो मेरी कोई गलती नहीं है, मतलब इन केस वहां पे ऑडिट प्रोग्राम आपका एज ए डिफेंस काम करता है। तो अगर मैं बोलूं कि कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं आपके ऑडिट प्रोग्राम की, तो आप मुझे कहोगे कि सबसे पहले तो ये होती है कि क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये मेरे ऑडिट असिस्टेंट को हेल्प करता है ऑडिट करने में। अब ऑडिट असिस्टेंट को सिर्फ हेल्प नहीं करता ऑडिट करने में, बल्कि एक फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। मतलब जो मेरे ऑडिट असिस्टेंट हैं, अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए फ्यूचर में, तो वो मना नहीं कर सकते कि ये काम मैंने नहीं किया, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में क्लियरली डिफाइंड होता है कि किसको क्या काम करना है। थर्ड, जो बिग एंटिटीज होती हैं, उनकी ऑडिट को एक एफिशिएंट वे में कंडक्ट करने में आपका ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है। जब आपके पास एक ऑडिट प्रोग्राम हाथ में होता है, तो उस टाइम पे आप सारी चीजें मेंटली नहीं कर रहे होते, आपके पास रिटर्न में होता है, आप स्टेप बाय स्टेप ऑडिट कर रहे होते हो। आपका ऑडिट प्रोग्राम आपके प्रिंसिपल को हेल्प करता है टू मैनेज वेरियस ऑडिट एट अ टाइम। इसके साथ साथ ऑडिट प्रोग्राम की हेल्प से आपका ऑडिटर बच सकता है। अगर फ्यूचर में कोई लिटिगेशन लग जाती है या उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, तो वो उसको एज अ डिफेंस यूज कर सकता है। ऑडिट प्रोग्राम को आपका ऑडिटर अपनी फ्यूचर ऑडिट्स के लिए एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकता है। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए आपके ऑडिट प्रोग्राम बनाने के। मूविंग फॉरवर्ड, डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का कि आपका जो सारा का सारा वर्क है वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज डिफाइंड है, कोई फन नहीं रहता, क्योंकि आपके जो आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं वो अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, तो आपका काम क्या हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। कोई भी उसमें न्यू इनोवेटिव आइडियाज आपके जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम के लोग हैं वो देना बंद कर देते हैं। ये हमेशा एक डिसएडवांटेज है जो एसोसिएटेड होती है आपके ऑडिट प्रोग्राम के साथ। सेकंड, ऑडिट प्रोग्राम ऑफर टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ये मैं बता चुकी हूँ कि एक रिजिडिटी आ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और जो आपके इनएफिशिएंट ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, मतलब जो लेजी ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, वो हमेशा एक शेल्टर लेते हैं अपने ऑडिट प्रोग्राम का, कि अगर मान लो फ्यूचर में अगर उनका प्रिंसिपल उन्हें बुला के बोलता है कि यार तूने ये काम ऐसे क्यों नहीं किया, तूने ऑडिट प्रोसीजर ऐसे क्यों परफॉर्म नहीं करे, ये किस टाइप के ऑडिट एविडेंसेस तूने कलेक्ट करे, तो वो ये बोल सकता है, वो शेल्टर ले लेता है, कहता है कि मैंने तो जो भी आपने मुझे ऑडिट प्रोग्राम में लिख के दिया था वही काम किया है, तो वो बच जाता है ऐसे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जो अच्छे ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम सीखना चाहते हैं, अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, वो क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में रिजिडिटी आ जाती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो अपनी इनपुट नहीं दे पाते, तो ये ऑडिट प्रोग्राम कई बार उन्हें डीमोटिवेट करता है।
तो ये आपके डिसएडवांटेजेस थे। आपका लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप क्या है, प्लानिंग का और मटेरियलिटी का, इसको हम ऐसे 320 में कवर करेंगे, राइट। सो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीटेशन करी है, रिविजन में भी रिपीटेशन करी है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, डू लाइक इट, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियोस एंड गिव योर इनपुट। या अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप वो उस चैप्टर की वीडियो मांग सकते हो बाय पुटिंग कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्दो मैं सारे के सारे चैप्टर की रिवीजन खुद ही लेकर आऊंगी, पहले डिटेल्ड रिवीजन, उसके बाद विल डू क्विक रिवीजन, राइट। क्विक रिवीजन हम अपने चार्ट से करेंगे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग चार्ट है, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय।